नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन निकाल दिया गया है। लगभग 23 से 24 सब्जेक्ट्स में ये निकाला गया है, जिसमें कि इंग्लिश लिटरेचर जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी भी लगभग 50 पोस्टें निकाली गई हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोज़ हैं या इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कैसे करनी है, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें हैं। इसके अलावा जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है या फिर जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है उसके सिलेबस क्या रहने वाला है, उसका पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पे स्केल, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी मुद्दों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे, डिटेल्ड में बात करेंगे और अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा आपको अकेली बात। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ी वीडियोस लगातार मेरे चैनल पे अभी आने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नोटिस है 20/4/2022 को ये आया है। ठीक है, तो आपकी जो जो एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है वो रहने वाली है 26/5/2022 11:59 PM और फीस की डेट भी आपकी सेम ही रहेगी। सेम डेट को ही आपको पेमेंट जो है करनी पड़ेगी। 29 तारीख से 29 अप्रैल से आपके फॉर्म जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी अगर मैं सीट्स की पर्टिकुलर सीट की बात करूं तो आपकी 19 सीट्स जो हैं वो अनरिजर्व हैं, सभी के लिए ओपन है। ठीक है, 4 सीट जो हैं वो आपकी EWS में है। ठीक है, उसके बाद अनरिजर्व एक्स सर्विस मैन ऑफ HP, ठीक है, उनकी सीटें हैं 7। उसके बाद एक विजुअल हैंडीकैप्ड एक बंदा है जो है उसकी भी अनरिजर्व सीट है। ठीक है, अगर SC की बात करें हिमाचल प्रदेश की तो उसकी 6 पोस्टें हैं। उसके बाद SC एक्स सर्विस मैन है अगर कोई तो उसकी 1 पोस्ट है। ST ऑफ HP उसकी 5 पोस्टें हैं एंड देन OBC ऑफ HP उनकी 7 पोस्टें हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। पे स्केल की अगर हम बात करें तो पे स्केल आपका रहने वाला है 15,600 से लेके 39,100 के बीच पे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको GP पे मिलेगा, वो रहेगा अराउंड 6,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। अप्लाई करने से पहले आपको जो बेनिफिट है रिजर्वेशन का उसको ध्यान रखना पड़ेगा, बोनाफाइड होंगे तभी मिलेगा वो। तो सो एंड सो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, इनको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज भी होगी तो इसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ये भी कुछ और इंस्ट्रक्शन है, तो काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल हैं, इनको आप खुद एक बार अच्छे से ढंग से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं इनको डिस्कस करूँगा तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये उसी से कैटेगरी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने से रिलेटेड है। आप अगर जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है सर्टिफिकेट देने की, लेकिन अगर आप कोई रिजर्वेशन चाहते हैं तो फिर आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। या फिर इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट के हैं तो फिर आपको जो है जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना पड़ेगा, आपको कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा और आपको पेमेंट भी जो है वो पूरी करनी पड़ेगी जो जनरल कैटेगरी की है। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं या नहीं है, आपको पेमेंट पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात हमने कर ली है, 50 हैं। मैंने कैटेगरी वाइज भी आपको बता दी है। पे स्केल की बात हमने बता दी है। पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश। ठीक है, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी है। आगे चेक करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन का अगर मैं आपको बताऊं तो आपका एक अच्छा एडमिट कोड होना चाहिए, आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट में इंग्लिश में 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा किनको, SC ST OBC, ठीक है, और PWD को भी मिलता है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है बट आई गेस कि मिलता है PWD कैंडिडेट्स को भी। ठीक है, उसके बाद हाँ देखिए देख सकते हैं कि PWD को भी रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद वो PhD होल्डर्स जिनकी PhD जो है 1991 सितंबर 1991 से पहले कंप्लीट हो चुकी है, वो PhD कैंडिडेट्स को भी 55% का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। ओके, और मिनिमम आपको पता है रिक्वायरमेंट वही है कि आपका नेट
स्लेट या फिर सेट क्लियर होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वो तो बेसिक एलिजिबिलिटी है, उसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 2009 से पहले की पीएचडी है, एमफिल डिग्री है, तो फिर आप नेट से एक्सेम्प्टेड हैं, ठीक है। तो फिर आपके पास नेट नहीं भी है तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन ऑफ 7 पॉइंट स्किल्स है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, देखिए आपको थोड़ा हिमाचल के मैनर्स, डायलेक्ट्स और कस्टम्स के बारे में, ठीक है, कल्चर्स के बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, उनको प्रेफर किया जाता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, क्योंकि पे स्केल के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, ठीक है। सो एलिजिबिलिटी जो है आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरीज के हैं तो फिर आपको जो है आप एक तो हिमाचल प्रदेश की होनी चाहिए, दूसरा फिर आपको जो है पूरे रिजर्व पॉइंट्स मिलेंगे जो भी मिलते हैं इनको, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, मान लीजिए आपने जनरल कैटेगरी वाले नंबर ले लिए हैं, तो फिर आपको रिजर्व का नहीं दिया जाएगा, रिजर्व की सीट आप पूरी नहीं करेंगे, वो आप उस हिसाब से मिलेंगे, फिर आपको जनरल कैटेगरी में सीट मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो फिर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा आपको एनओसी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इंटरव्यू के टाइम पे, पर्सनैलिटी टेस्ट के टाइम पे, ठीक है। और अगर एज की बात करें तो एज आपकी 18 साल से 45 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन जो है वो SC ऑफ HP, ST ऑफ HP, OBC ऑफ HP, WFF ऑफ HP, PWD ऑफ HP, इन सभी को रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। लेकिन ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश के बंदों को ही मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो फिर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपकी एज चेक की जाएगी, रेकन की जाएगी 1/1/2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एज लिमिट के बारे में ये है। अब बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा www.hppsc.hp.government.in/hppsc वेबसाइट पे, ठीक है। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे वहाँ पे आपको एक अप्लाई ऑनलाइन का कंडीशन दिखेगी और साइड में ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप अपना पहले रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एंड रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेंगे तब आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया जाएगा, जिसको कि आप दोबारा लॉगिन करके भर सकते हैं, इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से भरिएगा हर चीज़ को। उसमें आपको एक पोर्टल भी दिख जाएगा जहाँ पे वीडियो में समझाया गया है कि किस तरीके से भरना है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई गलती मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बाद में करेक्शन विंडो ओपन देंगे, क्योंकि इसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की है, ठीक है। तो फॉर्म अच्छे से भर लीजिएगा, ओके। अब आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो ज़्यादातर वहाँ पे एक ही दिख रहा होगा, शिमला। आपको ज़्यादा एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ पे दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो आप उसी में अप्लाई कीजिएगा, बाकी कोई और ऑप्शन होगा तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है या फिर जो स्क्रीनिंग टेस्ट है या प्रीलिमिनरी टेस्ट है वो CBT मोड में होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड मोड में भी हो सकता है या फिर डिस्क्रिप्टिव मोड में भी हो सकता है, ठीक है। वो कमेटी डिसाइड करेगी। अब फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए और अदर स्टेट के लिए रहने वाली है 400 रुपये, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए भी, EWS के भी इन्होंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन सभी के लिए आप देख सकते हैं। बाकी SC ST HP ऑफ OBC ऑफ HP, BPL या HP EWS, हाँ अगर आप HP EWS हैं या BPL के हैं तो फिर आपको 100 रुपये लगेगी, बाकी को जनरल कैटेगरी को जो है वो 400 रुपये देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं HP के, तो फिर आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं अदर स्टेट के, तब आपकी पूरी फ़ीस लगेगी 400 रुपये, ठीक है। तो ये पूरे यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये HP के वालों के लिए, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ HP एंड एक्स सर्विसमैन ऑफ HP, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा आप, ओके। तो यही बात है, ठीक है। अब मोड ऑफ पेमेंट तो आपको पता है ऑनलाइन ही होगी, तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो 10 से 5 बजे के बीच में आप जो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं इनके ऊपर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप जो है मेल भी कर सकते हैं, मेल भी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। नाउ एडमिशन रिजेक्शन की ये मुझे नहीं लगता आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। ये काम की चीज़ें नहीं हैं आपके। उसके बाद एडमिट कार्ड्स या फिर कॉल लेटर्स, ये बात की बातें हैं, ये आपको मिल ही जाएगा जब भी एग्ज़ाम अनाउंस होगा। अभी कोई डेट उन्होंने अनाउंस तो की नहीं है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो एक तो आपका मास्टर का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा वहाँ पे। अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी है तो वो भी अपलोड करना पड़ेगा। 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा और आपका नेट सेट सिलेक्ट का सर्टिफिकेट आपको अपलोड
करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 से 4 सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी हैं। बाकी आप चाहें तो +2 का भी, ग्रेजुएशन का भी, वो भी अपलोड कर सकते हैं, वो उन्होंने बोले नहीं है, बट वो भी कर दीजिएगा अपलोड, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की। जो आपका स्क्रीनिंग या फिर प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, शॉर्टलिस्ट करने के लिए, उसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 2 घंटे का होने वाला है। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है, जिसमें जो रेशो होगी वो होने वाली है 70, 14, 8, 8, ठीक है। तो आपके जो 17 क्वेश्चन है वो आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 70 क्वेश्चन आपके जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में से ही आएंगे, इंग्लिश लिटरेचर में से ही आएंगे, ठीक है। तो मेन जो पार्ट है वो आपको वो सब्जेक्ट ही रहने वाला है इसमें, ठीक है। अब आगे की बात करें तो 14 क्वेश्चंस ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कंसर्न लैंग्वेज, आपके जो 14 क्वेश्चन हैं वो लैंग्वेजेस में से आएंगे, मतलब 7 क्वेश्चन आपके आएंगे हिंदी में से और 7 क्वेश्चन आपके होंगे इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है। तो ये लैंग्वेज मतलब ग्रामेटिकली टाइप क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है, 7-7 क्वेश्चन दोनों लैंग्वेजेस के। अब 8 क्वेश्चन आपके आने हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स ऑफ HP, और 8 ही क्वेश्चन आपके आने हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन HP वाले हो गए, 8 क्वेश्चन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हो गए, ठीक है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, मतलब जो आपका स्पेसिफिक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है वो तो लैंग्वेज में होगा, जैसे हिंदी या संस्कृत, लेकिन बाकी के जो सारे पेपर हैं वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। अब देखिए कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अब देखिए जो कैटेगरी है आपको उसकी पूरी तरह से एलिजिबिलिटी करनी होगी, तो यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि सर्टिफिकेट आपका रिसेंट ही होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने जो है बताई है कि किस तरीके से सर्टिफिकेट बनाना है, कि किस डेट का होना चाहिए, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, जो कोई डार्क में चीज़ें हैं खुद पढ़ लीजिएगा। जिस भी आप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो उस कैटेगरी की जो नोटिफिकेशंस हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी फिर, ओके। तो कैटेगरी वाले जो हैं वो ध्यान से देख लें इन चीज़ों को, ओके। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर तो आपका टेस्ट मान लीजिए होता है कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, तो 100 नंबर का ही होगा, 1 मार्क्स ही आएगा सभी क्वेश्चन का नंबर का, ठीक है। 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको 1 सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, जो भी करेक्ट होगा, ओके। उसके बाद अगर बात करें जो 100 क्वेश्चन है सभी का 1 मार्क्स तो मिलेगा आपको, लेकिन उसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 की, ठीक है, 0.25 की आपको जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, तो उस ध्यान से करना पड़ेगा। अगर होता है आपका CBT मोड में, अगर डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है या फिर दोनों का मिक्सचर होता है फिर तो नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली नहीं होगी, लेकिन अगर ऑनलाइन हुआ और MCQs टाइप हुआ तो फिर तो ऑब्वियसली जो है वो आपका रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। वो आपकी फिर रहेगी दिक्कत इसमें, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग होगी उसमें जो कंप्यूटर बेस्ड वाला है, ठीक है। अगर आप 1 से ज़्यादा आंसर देते हैं फिर भी वो रॉन्ग आंसर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप अगर क्वेश्चन लेफ्ट कर देते हैं फिर तो ऑब्वियसली उसके लिए कोई भी पेनल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो आप उस ध्यान से देखिएगा इसको, ओके। उसके बाद द मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल obtained by them in the screening test, CBT, offline, written, preliminary and main examination and personality test if appeared, including cut-off marks in their category, shall be made available in their login user IDs by the computer cell on receipt of the same from the officer dealing with secrecy after declaration of the final result, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि जिनके जो सिलेक्ट हो गए उन्हीं का बताएंगे ये, तो रिजल्ट सभी का आएगा, ठीक है। वेदर आप सक्सेसफुल हुए हैं इसमें या नहीं हुए हैं, वेदर आप इंटरव्यू तक पहुँचे या नहीं पहुँचे हैं, या वेदर आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, आपका जो है वो होने वाला है, ठीक है। आपको देन मतलब वो आपका रिजल्ट पूरा आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी कि रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो आपकी जो इंटरव्यू के लिए जिनको बुलाया जाएगा, जो टेस्ट आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो 3 रेशो होगा, मतलब अगर 50 पोस्टें हैं इंग्लिश में तो 150 लोगों को बुलाया जाएगा, 150 से 170 180 तक बुला सकते हैं वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ को ध्यान से रखिए, क्योंकि आपका जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है, जो आपका एग्ज़ाम है, इसमें क्या होगा कि ये एग्ज़ाम में जितने आप नंबर स्कोर करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपकी फाइनल मेरिट में कंसर्न नहीं होंगे, फाइनल मेरिट में वो जोड़े नहीं जाएंगे, तो उससे क्या होगा, तो उससे आपकी मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा उसके ध्यान में ज़रूर जाता है। जब आपका इंटरव्यू लेता है उसके सामने आपके नंबर होते हैं, तो अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं अच्छा थॉट जाता है इंटरव्यू के एंड में जो इंटरव्यू ले रहा होता है,
ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मैटर भी करता है। तो अच्छा नंबर आपको लेना पड़ेगा उसमें मेरिट में आने के लिए, क्योंकि सिर्फ उतने बंदों को ही बुलाएंगे वो, है ना, 3 टाइम्स लोगों को ही बुलाएंगे जितने भी पोस्टें हैं। ठीक है, और आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, 100 मार्क्स का रहेगा वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इस ध्यान से देख लीजिएगा आप। ठीक है, अगर कोई भी डिस्प्यूट रहता है रिजल्ट के बाद आपको कोई भी, तो फिर वो शिमला कोर्ट में ही किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ अदर कंडीशंस हैं जो दी गई हैं, जो पब्लिक वर्क करते हैं या किसी कहीं पे और जॉब कर रहे हैं उनको जैसे कि NOC प्रोवाइड करनी पड़ेगी या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप ध्यान से। ओके, ये इसके अलावा जो सारी जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि आपके वायलेट नहीं करना है रूल को या अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देना है, तो ये सारी वैसी चीज़ें हैं। ठीक है, इनको पढ़ लेंगे तो भी अच्छा है, नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इसके बाद ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ये आपके काम की चीज़ें, वैसे तो इतना ज़रूरी तो है नहीं है ये, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा इनको एक बार। ठीक है, और फिलहाल के लिए तो दोस्तों यही है इस वीडियो में। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन किस तरीके से होगी आपकी, तो इसमें भी आपको कहीं ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लास्ट में एब्रीविएशंस दिए गए हैं जो भी इन्होंने यूज़ किए हैं, तो ये भी आपके काम की चीज़ उतनी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने यही बात की थी पूरी इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम के बारे में, इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोस के बारे में। लेकिन जो सब्जेक्ट पैटर्न बताया मैंने, स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस बताया, वो सभी सब्जेक्ट के लिए लगभग सिमिलर ही फॉलो किया जाएगा। मतलब 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे और बाकी फर्दर जो डिवाइड किए गए थे उसी हिसाब से होंगे। ठीक है दोस्तों फिलहाल की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक, शेयर और कमेंट करना है आपने, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आप इससे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, नई वीडियो में नई अपडेट लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।